गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वैसे आज पढ़ने का मूड तो होगा नहीं, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस 10 क्वेश्चन ही है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर त्यौहार मनाइए अच्छे से। कोई सा भी त्यौहार आता है तो उसको अच्छे से मनाइए। वो रिफ्रेशमेंट का एक टाइम होता है, एक मौका होता है। पटाखे भी फोड़िए, मिठाइयाँ भी बांटिए, जो भी करना है करिए, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब पटाखे फोड़ते हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा केसेस देखने को मिलता है ना कि पटाखे की वजह से किसी का हाथ चला गया, किसी की आंख पे चोट लगी, कुछ और हो गया है, तो वो सारी चीजें आपके साथ ना हो। देखिए होता क्या है कि कई बार हम पटाखे जलाते हैं, जब वो जलता नहीं तो हम उसको चेक करने जाते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बुझ गया कि क्या हुआ। तो वो चीज मत करिए ना। एक पटाखे की वैल्यू कितनी है, आपकी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं है। अगर एक पटाखा खराब भी हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको बुझा दीजिए, पानी डाल दीजिए, खत्म करिए उसको। नया पटाखा फोड़िए। वैसे मानेंगे तो है नहीं पटाखा फोड़ने से। और अगर आपकी पहुंच में है, आपका बजट है, तो एक ग्रीन फायर क्रैकर करके आता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, उसको खरीदिए, उसको फोड़िए। मान लीजिए कि नॉर्मली पटाखे आपको 100 रुपए में 10 मिल रहे हैं, जो आप ग्रीन वाले लेंगे हो सकता है कि वो थोड़ा सा महंगा पड़े, तो 100 रुपए में 7 ही मिले, 8 ही मिले, तो कोई बात नहीं ना, दो पटाखे कम फोड़ेंगे लेकिन पर्यावरण अनुकूल होगा। अगर मुमकिन हो तो उसी को फोड़िए। एक और चीज दोस्तों, त्योहार ऐसे ही हर साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चाहे वो दिवाली हुआ, होली हुआ, ईद हुआ, बकरा ईद हुआ, कुछ भी हुआ, हर साल आएगा, हर साल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में त्योहार तभी होगा ना जब हमारा सिलेक्शन होगा। तो इस दिवाली आप लोग प्रण लीजिए कि सिलेक्शन लेके ही रहेंगे अगले 1 साल में, अगले 2 साल के भीतर, चाहे जब चाहे जैसे चाहे जिस हालत में, आप सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। नहीं तो साल दर साल ऐसे ही बीतता रहेगा, त्योहार आते रहेंगे और एक टाइम के बाद कोई आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा अगर आप किसी काबिल पोस्ट पर नहीं बैठे होंगे तो। अगर किसी को लगता है कि दिवाली थोड़ी सी अलग अंदाज में मनानी चाहिए तो मेरी एक सजेशन है, अगर आप लोग चाहें तो मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो, बिल्कुल असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए असहमति व्यक्त करिए। अगर आप में से कोई थोड़ा सा भी अलग कुछ करना चाहता है इस दिवाली, तो देखिए, अगर आप 1,000 रुपए का पटाखा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल उसको जलाइए, पर 100 रुपए का एक पौधा लगा दीजिए कहीं पे। बस आपने जितना पटाखा जलाया ना, उससे कहीं ज्यादा ये काम आने वाला है। इसको आपने आज ही जलाया, आज ही ये खत्म हो गया। ये 100 सालों तक रहने वाला है। 100 रुपए का पौधा आपका 100 सालों तक रहेगा। और ना जाने कितना कार्बन को अवशोषित करेगा, कितना ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ना जाने कितने सारे लोग की लाइफ ये बचाने वाला है। तो अगर मुमकिन हो तो एक पौधा जरूर लगाइए इस दिवाली, कुछ नए अंदाज में बनाइए। चलिए, ज्ञान की बातें यहीं खत्म करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वैसे तो आपका पढ़ाई का मन होगा नहीं आज, पर कोई बात नहीं, ऐसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना ठीक बात नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुझे पता है कि आज जो भी क्वेश्चन है, आप में से मैक्सिमम लोग इसको गलत करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो भी क्वेश्चन मैंने रखा है, ज्यादातर वो जो मैं आपको बोल के बताता हूँ ना जुबानी, उसमें से रखा है, पीपीटी में से थोड़ा सा कम ही रखा है। और आप लोग कहेंगे अरे सर ये क्या कर दिया है, गलत हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है यार, जरूरी थोड़ी कि जो पीपीटी में लिखा है सिर्फ उसी से क्वेश्चन बने। हो सकता है कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मैं जुबानी बोलता हूँ, उससे से क्वेश्चन बन जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं। यूपीएससी है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहली बात की जा रही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पूछ क्या रहा है, कि सत्य पूछ रहा है फिर असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सत्य क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में लॉन्च की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दो मंत्रालयों, कौन कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त योजना है। तीसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात तथा गिरते बाल लिंग अनुपात को रोकना है। पूछ रहा, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। केवल एक कथन। ऑप्शन बी है कि केवल दो कथन। ऑप्शन सी है सभी तीन। ऑप्शन डी है कि कोई भी कथन सही नहीं है। तो चलिए आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको। और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो तुरंत आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना, उसके बाद ये वीडियो सुननी है, उसके बाद आंसर सुनना है। अब आप कहेंगे सर इस योजना के बारे में आपने कहाँ बताया था, हमको तो याद नहीं आ रहा है, ये योजना तो आपने पढ़ा ही नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो ये योजना मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी, याद आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए। किसके साथ समझौता किया था, तो कलर्स के साथ समझौता किया गया था, जो वहाँ पे डोरी करके कोई सीरियल आने वाला था उसको लेकर के। तो मैंने आपको तभी बताया था, और ये मुजबानी बताया था, इसको पीपीटी में लिखा नहीं था, इसलिए मैंने कहा ना कि आज आप लोग ज्यादा क्वेश्चन गलत करोगे। तो ये बात सही है कि इसको जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। और यहाँ पे बात करें कि दो मंत्रालयों का, यहाँ पे दो नहीं तीन मंत्रालयों का, कौन कौन से मंत्रालय, तो इसमें एक है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये तीन मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपका स्टेटमेंट दो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात का गिरते बाल लिंग अनुपात को रोकना है। तो ये बात सही है। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, आपका उत्तर सही होगा केवल दो कथन सत्य हैं, यानी कि आपका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला। याद आ रहा है कुछ कि नहीं याद आ रहा है, सुना सुना लग रहा है फिर सुना सुना लग रहा है। हाँ, आज आप लोग ज्यादा क्वेश्चन गलत करोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रखे हैं। और जरूरी थोड़ी ना कि जो पीपीटी में लिखा है उसी से क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है जो मैं आपको बोलता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, उसमें से क्वेश्चन पूछे, तब आप क्या करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दो। अब यहाँ पे बात कर रही है डीप फेक के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान समय जो चल रहा है, यहाँ पे दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहला तो हो गया एआई का क्षेत्र, और दूसरा हो गया पर्यावरण का, मतलब इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
तो कोई दो राय नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले एआई के बारे में, डीप फेक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ पे तो प्री के बारे में बात करिए, मेंस में आप देखना पीवाईक्यू उठा के लगातार आपसे एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। अभी आपने देखा हाल ही में रश्मिका मंदाना वाला केस बहुत चर्चा में था, तो तब हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। तो अब बात की जा रही है कि डीप फेक, डीप लर्निंग और फेक का सम्मिश्रण है। इसके तहत डीप लर्निंग नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर एक मौजूदा मीडिया फाइल, इसमें फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या फिर ऑडियो हो सकता है, कि नकली प्रकृति तैयार की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का प्रयोग कर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों, शरीर की गतिविधि या अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है डीप फेक का मामला सबसे पहले वर्ष 2017 में सामने आया। पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन, सभी चार कथन। अटेम्प्ट करिए आप लोग इसको। अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि सभी चारों कथन सही हैं। और टेक्नोलॉजी वाला जो मामला आता है ना, जनरली उसमें सबके सब कथन सही होते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ विकसित होगी, तो उसकी संभावना लगातार बनी रहती है। तो जनरली उसके सारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी स्टेटमेंट होता है, मैक्सिमम टाइम वो सब के सब सही होते हैं। देखिए 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम सबके सब स्टेटमेंट उसके सही होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आपने को मैंने बताया था कि जो डीप फेक है वो डीप लर्निंग प्लस फेक का मिश्रण है, इस दोनों शब्दों को मिला करके बनाया गया है। उसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें फोटो हो गया, वीडियो या फिर ऑडियो, इनकी नकली प्रतिकृति तैयार की जाती है, नकली कॉपी तैयार की जाती है। जैसे आप रश्मिका मंदाना वाले केस में देखेंगे कि पूरी बॉडी किसी और की थी, वो असली वीडियो किसी और का था, लेकिन सिर्फ फेस उनका बदल दिया गया और फिर इस तरीके से उतना वायरल होने लग गया। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जाहिर सी बात है। अब ये रश्मिका मंदाना वाले केस में आप देख सकते हैं कि इनका बॉडी किसी और का था, चेहरा किसी और का लगा दिया गया, तो चीज हो गई। वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि शरीर की गतिविधि होगी, और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इतनी सहजता के साथ इसको स्थानांतरित किया जाता है, मतलब इतना आसानी से, इतना अच्छे तरीके से, कि जनरली मैक्सिमम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये सही है फिर गलत है। जब उसको बहुत गहराई से देखा जाता है तभी पता चलता है कि हाँ यार ये तो फेक वीडियो है, तो गलत वीडियो है। और आपको याद हो तो चौथा क्वेश्चन, जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी सही है। 2017 में पहला मामला आया था रेडिट सोशल मीडिया के माध्यम से। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड जो थे इंडस्ट्री के लोग, उनका आपको देखने को मिला था जो फेक वीडियो डाला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी चार कथन सत्य हैं, डी वाला। अब यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोग को याद भी आ रहा होगा। अब इसके बारे में तो आप नहीं कह सकते ना कि पढ़ाया नहीं था। रश्मिका मंदाना वाला केस याद है ना, अभी हाल ही में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देखना यहाँ पे तो मैंने 5 ही तक रखा है। कई बार यूपीएससी आपको 6, 7, 8 तक दे देता है कि बताओ इसमें से क्या है क्या नहीं, फिर वो ऐसे देगा 1, 2, 3 सही है, 3, 4, 5 सही है ऐसे। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग, जैसे 2023 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेस पे इसको रखा है मैंने। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने वायु प्रदूषकों के रूप में जाने जाते हैं? तो इसमें पहला है PM10, दूसरा है PM2.5, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है ओजोन और पांचवा है कार्बन। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल चार, ऑप्शन डी है सभी पांच। अब आप बोलेंगे ऑप्शन सी में 3 होना चाहिए था, 4 कहाँ से आ गया? तो जरूरी थोड़ी ना कि 3 दे, वो तो कोई भी ऑप्शन दे सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि अगर 1 से 7 तक स्टेटमेंट दी गई है तो 1 से 7 तक सबको कवर करे। हो सकता है कि एक आध को छोड़ दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सभी 3 नहीं दे रखा तो कोई मतलब नहीं, जितना ऑप्शन दे रखा है ना हमें उससे मतलब होना चाहिए कि ऑप्शन में से क्या सही होने वाला है, ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको जानबूझ के ऐसे कर रहा है, पता चले कि कभी कोई ऑप्शन गायब हो और आप कहें सर ये वाला ऑप्शन सही लग रहा था, ये तो ऑप्शन था ही नहीं। तो जो ऑप्शन है हमें उसी में से चुनना है ना। चलिए बताइए आप लोग, इसको भी हमने देखा था बहुत डिटेल्स में, और सिर्फ यही नहीं, हमने ये भी देखा था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे जो PM10 है और PM2.5 है, इसका क्या मतलब? इसका डायमीटर था, यानी कि व्यास था 2.5 माइक्रोन था। ये मिलीमीटर नहीं, याद रखिएगा, माइक्रोन था ये, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपका पता हो कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सभी 5 वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम लोग को चीज पता नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर सुन रखा है तो आपको पता है। पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इसमें, ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दूसरा कथन है, ओजोन जब क्षोभ मंडल में पाई जाती है तो यह एक वायु प्रदूषक के रूप में काम करती है। तीसरा कथन है, क्षोभ मंडल में ओजोन की वृद्धि से श्वसन तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होने की संभावना है। पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक कथन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है कि कोई भी नहीं। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सबको पता है, ये सबने रट रखा है। मतलब चौथी पांचवी क्लास से हमें बताया जाता है कि जो ओजोन है वो पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे ना वो दूसरे स्टेटमेंट में कि यार ओजोन तो हमारी रक्षा करती है तो फिर ये प्रदूषक के रूप में कैसे काम कर सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको काटो, तुरंत के तुरंत काटो। बाकी अब जब क्षोमंडल में प्रदूषक के रूप में काम नहीं करता है तो तीसरे स्टेटमेंट भी गया और सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। तुरंत आप यहीं पे धोखा खा जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा केवल तीन, यानी कि सबके सब सही हैं।
अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यही ओजोन जब समताप मंडल में पाई जाती है तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन यही ओजोन जब क्षोभ मंडल में पाई जाती है, पृथ्वी के समीप पाई जाती है, तो ये एक प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में काम करती है दोस्तों। अगर आपको याद हो, और मैंने ये भी बताया था कि इसकी वजह से त्वचा कैंसर भी होने की संभावना रहती है, सांस की बीमारी होने की संभावना रहती है, हृदय संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है। इसकी वजह से इमरजेंसी वार्ड में लोग ज्यादा भर्ती होते हैं। ये चीजें आपको याद आ रही होंगी, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। और अगर नहीं याद आ रही है तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ से देख सकते हैं। वही चीजें, सहस्तरीय ओजोन सबसे महत्वपूर्ण वायु प्रदूषकों में से एक है। सहस्तरीय मैंने आपको बताया था कि क्षोभमंडल से मतलब है यहाँ पे। और इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। बात की जा रही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 2013 में वारसा पोलैंड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में पार्टियों के 19वें सम्मेलन COP19 में औपचारिक रूप से L&D फंड स्थापित करने पर सहमति हुई, लॉस एंड डैमेज फंड। इसे आर्थिक रूप से विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया। L&D में आर्थिक नुकसान, मानव हताहत और पारिस्थितिक तंत्र और सांस्कृतिक विरासत का क्षरण शामिल है। पूछ क्या रहा है आपसे कि उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो चलिए बताइए। ऑप्शन है ए है केवल एक कथन, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है कि कोई भी नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पूछ कह रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो आप देखेंगे असत्य में आ जाएगा कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप कहेंगे सर कैसे? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको भी बताया था, जब पाकिस्तान पे के यहाँ पे बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमें कुछ पैसे दिए जाएं। क्यों? क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, इन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन के ऊपर अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसकी भरपाई करने के लिए इनको आगे आना चाहिए, और जो विकासशील देश है इनको न सिर्फ तकनीकी सहायता बल्कि आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, ताकि जो विकासशील देश हैं वो अपने यहाँ पे इसका शमन कर सके, इससे निपट सके। तो ये चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे कथन सही हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से आप मैच करा सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ, सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो डेटा में अक्सर होता है कि हमें याद नहीं रहता डेटा। मैक्सिमम लोग का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। छठा क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 73% ग्रामीण महिलाएं और 90% शहरी महिलाएं मासिक धर्म सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति का उपयोग करती हैं। पीरियड के टाइम पे बात की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीके का उपयोग करती हैं। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 58% था, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बढ़ करके 78% हो गया, यानी कि 4 की तुलना में 5 में वृद्धि देखने को मिली है। अच्छा सुधार देखने को मिला है। पूछ रहा कि कौन सा यह कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना तो दो। अभी तक इस तरीके के क्वेश्चन पूछना यूपीएससी ने पूरे तरीके से बंद नहीं किया है। आप 2023 का प्री कप पेपर उठा के देखिए, उसमें भी आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं जो भी यूपीएससी फॉलो कर रहा है। अब चाहे वो इस तरीके का पैटर्न हुआ, चाहे केवल एक करके इस तरीके से हुआ, तो हम सारी चीजों को ध्यान में रख के चल रहे हैं। क्या पता कि 2024 में फिर से इस तरीके का क्वेश्चन लेकर के आ जाए यूपीएससी, तो आप कहेंगे सर आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना। आपको हर तरीके से तैयार रहना कि यूपीएससी कुछ भी पूछे, कहीं से भी पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे तो दोनों ही फैक्ट सही है यहाँ पे, तो आपको उत्तर जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात की जा रही है। इसको हमने कब डिस्कस किया था? इसको हमने तब डिस्कस किया था जब हमने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 4 सप्ताह के भीतर इसके ऊपर कोई नीति लेकर के आई, इसके ऊपर जो दिशा निर्देश है उसको लेकर के आइए, और जो स्कूल हैं, बालिका आवास हैं, छात्रावास हैं, वहां पे आपको ध्यान देना है कि एक आदर्श रूप में इसको स्थापित करिए कि कितनी छात्राओं के ऊपर एक टॉयलेट होगा, कितनी छात्राओं के ऊपर सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, और 4 सप्ताह का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सारी चीजें देखिए यहाँ पे लिखी भी गई हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात वही की जा रही है। पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो 73% ग्रामीण महिलाएं और 90% शहरी महिलाएं मासिक धर्म सुरक्षा की स्वच्छ पद्धति का उपयोग करते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ से आपसे प्री में ही क्वेश्चन बने। आप इसको, जो ये डेटा है ना, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, इससे में यूज कर सकते हैं। ये डेटा जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर राइटिंग के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से प्रूफ होता है ना कि हम अपनी बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वरना कहने का तो कोई कुछ भी कह दे। आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। 15 से 24 आयु वर्ग वाला महिलाओं वाला जो है, तो आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली सर्वे 4 में 58% था, ये बढ़ करके नेशनल फैमिली सर्वे 5 में 78% हो चुका है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस में पूछेगा, यूपीएससी थोड़ा कम ही ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी आपको ये पता तो होना ही चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया। दूसरा है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया। तीसरा कथन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर मोगा है।
चौथा है 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान हरियाणा तथा तृतीय सर्विसेज का रहा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं। अभी इसको हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया, तो आप में से मैक्सिमम लोग को याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो गलत बात है, इतना तो याद होना ही चाहिए। और अगर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी के साथ-साथ, या फिर किसी और वनडे एग्जाम को भी देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे खूब पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा, बेस्ट प्लेयर मेल का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट प्लेयर फीमेल का अवार्ड किसको दिया गया, ये सारी चीज़ आपसे बहुत जनरली पूछ लेता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन गोवा में किया गया था, ना कि गुजरात में। और जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका किया गया था गुजरात में, ना कि गोवा में। तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके अलावा ये पूछ रहा है कि इसका शुभंकर मोगा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि मोगा इसका शुभंकर, और मोगा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रेम, प्यार, इसका अर्थ होता है। चौथा स्टेटमेंट जो पूछ रहा है 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, ये बात सही है। लेकिन द्वितीय स्थान किसका है? तो सर्विसेज का था, ना कि महाराष्ट्र का था। तो आपको ये ध्यान रखना है। सॉरी, द्वितीय स्थान सर्विसेज का, ना कि हरियाणा का। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि पहला स्थान महाराष्ट्र का, ये बात सही है, लेकिन दूसरा स्थान जो है वो किसका है? तो वो सर्विसेज का है। और तीसरा स्थान हरियाणा का है। आप यहाँ से इस चीज को क्लियर भी कर सकते हैं, दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। तो आपका पूछ कह रहा है कि कितने कथन असत्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि यहाँ पे आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपको 2-3 चीजें कवर हो गई हैं। पहला तो ये हो गया कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोवा में किया गया था। दूसरा, जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका किया गया था गुजरात में। और जो इसका शुभंकर था इसका नाम था सावज। सावज एक प्रकार का शेर था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो 36वां वाला था जिसका आयोजन गुजरात में किया गया था, इसका शुभंकर वो था सावज। उसके अलावा आपको ये भी पता चल जा रहा है कि इसका शुभंकर क्या था 37वें वाले का, और इसमें कौन सा पहले स्थान पर रहा है, कौन दूसरे स्थान पर, कौन तीसरे स्थान पर। उसके अलावा आपको यहाँ पे बेस्ट प्लेयर भी देखने को मिला है। ये कर्नाटक के तैराक हैं, स्विमर हैं, जिनका नाम है श्री हरि नटराज। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता है, 1 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर ये मेडल जीता है, और ये मेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, बेस्ट मेल प्लेयर रहे हैं। और अगर महिलाओं की कैटेगरी में हम देखते हैं तो इसमें 2 लोग एक साथ आए हैं, जिसमें एक है जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसीन काले, और दूसरे प्रणति नायक। इन दोनों ने ही, मतलब इन्होंने भी 4 गोल्ड जीता है और इन्होंने भी 4 गोल्ड जीता है। एक रजत पदक जीता इन्होंने भी, और एक रजत पदक जीता इन्होंने भी। ये दोनों संयुक्त रूप से बेस्ट फीमेल प्लेयर रही हैं 37वें राष्ट्रीय गेम में। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्नलिखित में से किसका अभियान है या किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो पहला है ऑप्शन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके बारे में पूछ रहा है। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर। दूसरा है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का। तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। चौथा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, ये आर्टिकल हमने तभी डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नन्हे फरिश्ते हो गया, उसके अलावा जीवन बचाना हो गया, जीवन रक्षा करके, उसके अलावा मेरी सखिया मेरी सहेली करके कार्यक्रम चलाया जा रहा था। फिर ऑपरेशन AAST चलाया जा रहा है। बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा। कई बार देखिए यहाँ पे वो चीज़ मेरी सहेली वाली पहल, और इसको बिहार पीसीएस में मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है। 2021 से 22 वाले में किसी टाइम पूछा गया था बिहार पीसीएस में। ऑपरेशन नार्कोस भी चलाया जा रहा है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो ये सारी चीज़ आप याद रखें। कई बार आपसे जनरली पूछ लेता है कि ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, और स्टेट पीसीएस में तो खास करके पूछता है। और यूपीएससी के बेस पे क्या क्वेश्चन बनने वाला मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल लगातार चर्चा में बने रहते हैं, आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। कभी पश्चिम बंगाल के नाते, कभी तमिलनाडु के नाते, जहां पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं सत्ता में, तो आपको हमेशा खिंचातानी देखने को मिलेगी। और ये आर्टिकल हमने कल या परसों डिस्कस किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस भेज सकता है। पूछ रहा कि कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 कथन, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बस बहुत बहुत माइन्यूट सा चेंज किया गया है, आप शायद समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक प्रमुख, जबकि यहाँ आप सभी को पता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, ये वास्तविक प्रमुख होती है। और इसी तरीके से अगर हम केंद्र स्तर पर देखते हैं तो वहां पर जो प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिमंडल होती है, कैबिनेट होती है, वो वास्तविक प्रमुख होती है। जो राष्ट्रपति है हमारे और जो राज्यपाल जी हैं, ये दोनों ही नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट गया ना, और ये सारी चीज आपको पता है, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आपने सुना कि प्रमुख, हाँ हाँ ठीक है, राज्यपाल तो प्रमुख होता ही है, संवैधानिक रूप से वही तो प्रमुख है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट होती है और मुख्यमंत्री होते हैं, और इसी तरीके से केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट होते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है कि राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा क्या पूछ रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस भेज सकता है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था चलते चलते, कि राज्यपाल
बाकी सारे विधेयक को तो भेज सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। धन विधेयक पर या तो सहमति देंगे या फिर सहमति नहीं देंगे, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यानी कौन सा सही हो जाएगा उत्तर आपका? तो केवल एक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा इक्सचिक नामक टीका किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? इसको अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा। पूछ रहा है कि डेंगू, ऑप्शन बी है चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन डी है एड्स। अच्छा, अगर आपको याद हो, वर्तमान समय में डेंगू और टाइफाइड बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे खुद भी टाइफाइड हो रखा है। आपको आवाज़ से लग नहीं रहा होगा, उसके पीछे वजह ये ना कि मैं बहुत सारा इलाज कर रहा हूँ। बकरी का दूध भी पी रहा हूँ, पपीता भी खा रहा हूँ, पपीते का जो डंठी होता है उसको भी पी रहा हूँ पीस करके। उसके अलावा दवा तो चल ही रही है। मतलब कई सारे स्तर पर इलाज कर रहा हूँ ताकि सेफ रहूँ और ये लेक्चर रुकने ना पाए। क्योंकि यार स्टूडेंट की डेडिकेशन देख के फिर वो लगता है ना कि स्टूडेंट इतना डेडिकेटेड है, रात में 11 बजे के बाद ये वीडियो कवर कर रहा है और मैं थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर रेस्ट ले लूँ, तो वो दिक्कत देखने को मिलती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए आज भी त्यौहार है। आज शायद आप में से शायद मैक्सिमम लोग ये चाहते रहेंगे कि वीडियो ना आए, हम लोग आराम करें थोड़ा सा। पर मैं आपको आज भी नहीं छोड़ने वाला। पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर यार। देखिए मेरा एक चीज़ अब मुझे समझ आ गई है कि 10 मिनट वीडियो लेट होगी चलेगा, पर वीडियो आएगी जरूर, वीडियो रुकेगी नहीं, क्योंकि बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। धीरे धीरे करके एक एक दिन करीब आ रहे हैं और हमारा एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब हमें कमर कस लेनी चाहिए, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। आपको जितना ज़्यादा मुमकिन हो आप पढ़िए, रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि आपका एग्जाम डे बाय डे करके करीब ही आ रहा है। और ऐसे ही होता है कि एक एक दिन करके पूरा साल बीत जाता है, हमें समझ नहीं आता है। फिर जब एग्जाम सर पे आ जाता है तो हमें लगता है यार हम तैयार ही नहीं है, हमारी तैयारी ही नहीं हुई। तो एक एक दिन गवाइए मत, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जो योगदान कर सकता हूँ मैं उसको करता रहूंगा। जैसे मैंने अभी कल एक वीडियो डाली थी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा, पर जिसने भी, अगर मान लीजिए 5 बच्चों ने भी देखा, उसमें से एक भी पॉइंट याद रह गया इन बच्चों को, एक भी पॉइंट। और अगर स्टेटमेंट वही आ जाती है आपके एग्जाम में और इनको पता है इन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये 5 बच्चे आपसे आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप खुद सोच के देखिए। तो यार लापरवाही मत करिए, आपकी अपनी पढ़ाई के लिए आप लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अब केंद्रीय सूचना आयोग का एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में पूरा। अब आपको उसके लिए किताब उठानी पड़ेगी, आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जा रही हैं। जिस टाइम आप खाना बना रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, 15-17 मिनट की वीडियो है, आप एक बार ईयरफोन लगाएंगे, एक टॉपिक आपका कवर हो गया, और इतना अच्छे से कवर हो गया कि उसकी शक्ति क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्यकाल क्या होता है, 2005 में उसका कार्यकाल क्या था, 2019 में क्या कार्यकाल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या रही है, आरटीआई एक्ट में क्या संशोधन किए गए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया उस वीडियो में। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही और वीडियो डालूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। अभी तो मेरे खुद की भी तबीयत खराब चल रही है, तो उसका कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक एक दो दो वीडियो करके ऐसे रोज डालता रहूँ, जो आपका स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा बहुत कवर कराए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी, आप रिवीजन करते रहोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम पढ़ते तो खूब है, खूब पढ़ेंगे, पर रिवीजन नहीं करेंगे। और जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन भूल जाइए। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, किसी भी बड़े टीचर की बात सुन लो, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होने वाला। हर कोई यही बोलता है कि पढ़ो कम चलेगा लेकिन रिवीजन करो। वही चीज़ मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने 100 किताबें पढ़ ली, आप एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको एक भी पॉइंट याद नहीं है, क्या मतलब उसका? कोई फायदा नहीं। आपने 10 किताबें पढ़ी, उसी को बार बार पढ़ा, और आपको इतना ज्यादा याद हो गया कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ रहा है पेपर में, तो आप वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए फायदेमंद है ना। तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। एक ही किताब है उसको 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक एक बार पढ़िए। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए, और आप देखिए उसका पीवाईक्यू लगाइए जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले। और वनडे एग्जाम में उसका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी अटेम्प्ट करिए, स्टेट पीसीएस में किसी में उसको भी अटेम्प्ट करिए, यूपीएससी में उसको भी अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मत भागिए। और अगर आपको लगता है कि बार बार आप यहीं पे गलत हो रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन करिए और 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए। हर हफ्ते में एक बार उस पर नजर घुमा लीजिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मैंने 10 बार पढ़ा, उसके बाद भी इससे क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको आप अपने ऐसे पेज लीजिए, उस पर नोट डाउन करिए कि टॉपिक है, इसको मैंने 10 बार पढ़ा, उसके बाद भी गलत हो रहा है। फिर उस टॉपिक को आप लगातार रिवीजन करिए। रिवीजन के बिना अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तो साफ सीधा कह रहा हूँ, बहुत सख्त शब्दों में कह रहा हूँ कि लगभग नामुमकिन है। 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला बिना रिवीजन के। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर ये सच्चाई है। और आप उस लेवल पे हैं अभी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे। यूपीएससी की तैयारी करना कोई मजाक बात नहीं है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि इक्सिक नामक टीका किस बीमारी के लिए बनाया गया है? अब बहुत सारे लोग को लगा डेंगू हो सकता है क्या, टीबी को हम लोग समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है क्या? अच्छा, अभी हाल ही में एड्स का भी तो पहला टीका बना था दुनिया में, कहीं एड्स तो नहीं होगा? अरे एड्स ही होगा यार, अभी तो इसका पहला टीका बना था। लेकिन सही उत्तर होगा आपका बी वाला, चिकनगुनिया के लिए बनाया गया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने अभी कल ही इसको डिस्कस किया, देख सकते हैं आप। चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है, किसने? यूएसए ने दी है। और इसको 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है, यानी कि इसको बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ भी करिए, बस बताइए कि हाँ अच्छी लग रही है, ताकि इसको कंटिन्यू रखा जा सके। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ यार, जो पूरे फ्लो में बोल जाए कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे कुछ बोलते हैं, वो पूरा प्रोफेशनल नहीं निकलता है। पर जो भी है, मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए,
और अच्छे से क्वेश्चन अगर आता है तो उसको अटेम्प्ट करिए। अगर जो आपने एक बार जो टॉपिक पढ़ रखा है अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे साथ क्या होता था, मैं अपना पर्सनली बताऊं, कई बार मैंने एग्जाम दिया तो उसमें हुआ क्या कि जो एग्जाम होता था ना उसमें कई क्वेश्चन मुझसे ऐसे गलत हो जाते थे जो मुझे आ रहे थे, मतलब ऐसा मुझे याद था कि अगर आप सपने में भी पूछो तो मैं बता दूं, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता था। ऐसा क्यों हो रहा है? दो वजह थी। एक तो ये था कि एग्जाम का प्रेशर, दूसरा क्या वजह थी, दूसरा था कि रिवीजन की कमी, क्योंकि आपको पता है उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकेगा कि आपको क्वेश्चन पता नहीं था, आपका सिलेक्शन इस वजह से रुकेगा कि जो आपको क्वेश्चन पता था ना उसको भी आपने गलत कर दिया, बस इसी वजह से सिलेक्शन रुकेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही रिवीजन की कमी हो रही है और एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे से दिवाली मनाइए, अच्छे से एकदम पूरा सेलिब्रेट करिए, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक पटाखा, अगर नहीं चलता है तो उससे दूर ही रहिए। आपको कोई नुकसान नहीं करना है। और हाँ, कोशिश करिएगा कि इस तरीके से दिवाली मनाइए कि आने वाले सालों में आपका सिलेक्शन हो जाए और असली दिवाली, असली होली, असली ईद, असली बकरा ईद वही होने वाली है। इस दिवाली एक प्रण लीजिए कि आने वाले समय में अगर आपका कोई एग्जाम है 1 साल के भीतर तो उसमें, अगर आपका एग्जाम है कोई 2 साल के भीतर तो उसमें आप सिलेक्शन लेके रहेंगे और असली दिवाली उसी दिन सेलिब्रेट होगी। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।